विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रीता श्रीवास्तव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। आज का इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वह है भारत की भावी राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में भारतीय संविधान सभा का दृष्टिकोण। भावी और इस विषय को हम कई बिंदुओं के तहत पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला बिंदु है कि संविधान सभा का संविधान की प्रस्तावना के संबंध में क्या दृष्टिकोण था। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संविधान का पूरा सार या दर्शन छुपा हुआ है। संविधान सभा की प्रस्तावना को संविधान सभा की पहली बैठक में ही उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, और हम कह सकते हैं कि जिसमें ये कहा गया कि जो संविधान है उसमें जो है संविधान को जन इच्छा का समर्थन मिला हुआ है और संप्रभुता जनता में निहित है। इसमें कहा गया कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया जाएगा। कुछ लोगों ने ये कहा कि इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ साथ उसमें समाजवादी शब्द को भी जोड़ा जाए, अर्थात भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य घोषित किया जाए। लेकिन इस विचार को, समाजवादी शब्द को शामिल करने के विचार को अस्वीकार कर दिया गया और ये कहा गया कि समाजवादी शब्द को जोड़ने से जो है भारत की शासन व्यवस्था किसी एक विचारधारा के साथ बन जाएगी, जो कि उचित नहीं समझा गया और भारत को सिर्फ एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। दूसरा बिंदु है कि भारतीय संविधान सभा में भारतीय संसद के गठन के संबंध में बहस हुई, विचार हुआ कि भारतीय संसद का गठन किस प्रकार से हो, भारतीय संसद एक सदनी हो या द्विसदनी हो, भारतीय संसद सदस्य जो हैं वो उनकी आर्थिक स्थिति क्या के संबंध में विचार विमर्श हुआ, उनकी शैक्षणिक स्थिति के संबंध में विचार विमर्श हुआ। और हम ये कह सकते हैं कि इसी साथ जो है इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करने के अधिकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए और इसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति जो है वो आलोचना का शिकार हो सकता है। राज्यों संसद का जो द्वितीय सदन राज्यसभा है उसमें सभी राज्यों से समान प्रतिनिधि चुनकर आए, इसके ऊपर भी, इस विषय के ऊपर भी विचार किया गया, अर्थात द्वितीय सदन में राज्यों की इकाइयों के समान प्रतिनिधित्व के संबंध में भी विचार विमर्श हुआ। लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता बहुत ही विद्वान और योग्य संविधान विशेषज्ञ थे और उनके द्वारा इस संबंध में जो श्रेष्ठ अवधारणाएं थी या जो श्रेष्ठ निर्णय थे उनको ही चुना गया। इसके पश्चात हम कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संसद सदस्यों की शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में जो है प्रस्ताव रखा कि उनकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए, लेकिन इस प्रस्ताव को अब व्यवहारिक मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद है एकीकृत न्याय व्यवस्था। भारत में संघात्मक शासन को भी अपनाया गया और जिसके तहत जो है केंद्र और राज्य स्तर पर जो केंद्र और राज्य के अपने अलग अलग विधायिकाएँ निर्धारित बनाई गई, कार्यपालिकाएँ बनाई गई, लेकिन केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग न्यायपालिका की स्थापना को सही नहीं समझा गया, बल्कि एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना को स्वीकार किया गया।
और सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम अपीली क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया। न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के नियंत्रण से मुक्त रखा गया, पृथक रखा गया और संविधान में ये व्यवस्था की गई कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यपालिका के किसी कार्यपालक के पद पर नियुक्त न किया जाए। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया कि न्यायपालिका अत्यधिक स्वतंत्र होकर जनप्रतिनिधि संस्थाओं में हस्तक्षेप न कर सके। इसके लिए संविधान सभा में न्यायपालिका और संसद के बीच समन्वय करते हुए जो है समायोजन किया गया या दोनों के मध्य समन्वय की स्थिति को अपनाया गया। इसके बाद आता है कि संघीय कार्यपालिका की स्थिति क्या होनी चाहिए या भारत में कार्यपालिका का गठन किस प्रकार से होना चाहिए। जब कार्यपालिका के गठन के संबंध में विचार विमर्श चल रहा था, उस समय संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष 3 प्रकार की कार्यपालिकाएं थी। एक स्विस कार्यपालिका अर्थात बहुल कार्यपालिका का विकल्प था। दूसरा अमेरिका की कार्यपालिका अर्थात अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का गठन भारत में किया जाए और तीसरी ब्रिटिश कार्यपालिका अर्थात संसदात्मक कार्यपालिका। जो मुस्लिम सदस्य थे वो स्विस ढंग की कार्यपालिका का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका के समक्ष कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका बनाया जाए। कुछ सदस्य अमेरिका की अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का समर्थन कर रहे थे। अंत में ये निश्चित किया गया कि हम अतीत के अनुभवों से अलग नहीं जा सकते हैं और भारत में ब्रिटेन जैसी संस्थात्मक कार्यपालिका को अपनाया गया, जिसमें कार्यपालिका के 2 अंग होंगे। एक तो राष्ट्रपति, पहला अंग राष्ट्रपति जो कि कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष होगा और दूसरा कार्यपालिका का अंग होगा प्रधानमंत्री जो कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होगा और अपने मंत्रिमंडल के सहित संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। इसके बाद आता है कि नेक्स्ट जो बिंदु है वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन वैध मताधिकार के आधार पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाए, जिससे कि राष्ट्रपति को जनमत का समर्थन प्राप्त हो। लेकिन इस विचार को जो है अस्वीकार करते हुए जो है कई तर्क प्रस्तुत दिए गए। इसमें पहला तर्क ये दिया गया कि यदि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो समय और धन की बहुत ज़्यादा बर्बादी होगी और साथ ही साथ राष्ट्रपति को हमने संवैधानिक प्रमुख की साथ ही साथ बहुत बड़ी संख्या में जो है चुनाव अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा तर्क ये दिया गया कि राष्ट्रपति की स्थिति को हमने संवैधानिक प्रमुख की अर्थात नाम मात्र के अध्यक्ष माना है और ये उसकी संवैधानिक स्थिति के अनुकूल नहीं होगा या अव्यवहारिक होगा। साथ ही साथ ये कहा गया कि देश की विशालता को ध्यान में रखते हुए ये स्थिति व्यावहारिक नहीं है या जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और अंत में ये निश्चित किया गया कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। इस प्रकार जो है और साथ ही साथ निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा। इस प्रकार से जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार किया गया।
नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संबंध में सभा में विचार विमर्श हुआ और ये कहा गया कि राष्ट्रपति जो है की आपातकालीन शक्तियाँ जो हैं वो संघवाद की व्यवस्था के विपरीत है। लेकिन इसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति जो है इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करेगा, बल्कि संसद के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल के द्वारा जो है कि उनके परामर्श के आधार पर जो है इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। और इस प्रकार से जो है, परंतु संविधान निर्माताओं के द्वारा इस बात को नहीं सोचा गया था कि इन आपातकालीन शक्तियों का बार बार जो है प्रयोग किया जाएगा, अर्थात उनका दुरुपयोग हो सकता है। अगला है कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। संविधान निर्माताओं के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया कि अब पुलिस राज्य का स्थान जो है वर्तमान समय में लोक कल्याणकारी राज्य ने ले लिया, इसलिए राज्य को जो है अपने उत्तरदायित्व निभाते हुए लोगों को अधिकार प्रदान करने चाहिए। संविधान सभा में जो है अधिकारों को दो भागों में विभाजित किया गया, वाद योग्य अधिकार और अवाद योग्य अधिकार। यह विभाजन जो है BN राव के परामर्श के आधार पर किया गया। संविधान सभा के कुछ सदस्यों के द्वारा अधिकारों के इस प्रकार के विभाजन का आलोचना करते हुए कहा कि इस प्रकार का विभाजन जो है बहुत अव्यावहारिक है या अधिकारों के बीच इस प्रकार की रेखा खींचना जो है असंभव है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि मौलिक अधिकारों में रोजगार के अधिकार को शामिल किया जाए ताकि लोगों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी प्राप्ति हो सके, लेकिन इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया। सबसे अधिक जो मतभेद था वो संविधान की धारा 31 को लेकर सबसे अधिक मतभेद की स्थिति थी और संविधान की धारा 31 जो है वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित थी। स्वयं कितनी मतभेद की कितनी स्थिति थी ये स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जब संविधान में 31वीं धारा के ऊपर विचार विमर्श चल रहा था तब कांग्रेस दल अपने अंदर इतना विभाजित था कि हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम क्या करें, क्या व्यवस्था की जाए और क्या न की जाए। इस प्रकार से जो है सबसे अधिक विवाद की स्थिति संविधान सभा में इस अनुच्छेद को लेकर रही। संपत्ति का जो अनुच्छेद 31 जो है वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है और इसमें जो है अंत में व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए इस धारा को स्वीकार किया। अगला है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में संविधान सभा में ज़्यादा बहस नहीं हुई और उस हल्की बहस के साथ जो है हम कह सकते हैं कि हल्के वाद विवाद के बाद जो है इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इसमें कुछ सदस्यों ने ये स्वीकार किया, सुझाव दिया कि इसमें नीति निर्देशक तत्वों को जो है अनिवार्य रूप से लागू किया जाए और इस सुझाव पर दूसरा सुझाव ये दिया गया कि यदि इन्हें अनिवार्य रूप से लागू करना है तो निर्देशक शब्द के स्थान पर मौलिक शब्द जो है उसे जोड़ा जाए, लेकिन हम कह सकते हैं कि इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अगला है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में संविधान सभा KT शाह का सुझाव ये था कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन का तरीका एक ही हो और पद विमुक्ति के लिए दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों का बहुमत आवश्यक माना जाए या आवश्यकता हो। अगला है कि वयस्क मताधिकार की स्थिति क्या हो। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि वयस्क मताधिकार को लागू किया जाए, लेकिन
तात्कालीन परिस्थितियों में जो है उसे लागू करना जो है अव्यावहारिक प्रतीत होता है। और इस प्रकार से कुछ समय बाद वयस्क मताधिकार को लागू किया जाए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इसे अनिवार्यतः लागू किया जाए, वयस्क मताधिकार अनिवार्य रूप से सभी प्रदान किया जाए। अंत में इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया। अगला है कि जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान करने के प्रश्न के ऊपर भी संविधान सभा में विचार हुआ। पंडित नेहरू जो है वो जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान करना चाहते थे, करने के पक्ष में थे। और उनका ये मत था कि जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का अभिन्न अंग होने के साथ साथ उसे अलग से अपना संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त हो। सरदार पटेल इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए वह अपने दृष्टिकोण से पीछे हट गए। अगला है कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के संबंध में संविधान में विचार विमर्श हुआ और ये कहा गया कि सामान्य चुनाव क्षेत्रों के होते हुए भी अल्पसंख्यकों को सभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए, जिससे कि जो है उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। कुछ लोगों का ऐसा मानना था इस व्यवस्था से जो है इस समस्या से व्यावहारिक समस्याएं उत्पन्न होगी, सांप्रदायिकता को बल मिल सकता है। अंत में राजकुमारी अमृत कौर ने यह सुझाव दिया कि धर्म या जाति के आधार पर आरक्षण जो है वो राष्ट्रीय एकता में बाधक हो सकता है। मुसलमानों की तरफ से लखनऊ की बेगम एजाज ने ये कहा कि विभाजन के पश्चात जो भारतीय भारत में रह गए हैं उनके लिए कोई विशेष रियायत या आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, और परंतु अल्पसंख्यकों के हित में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।